एक प्रश्न आ रखा है आरपीएस 2018 के अंतर्गत आंशिक अवकल समीकरण yp बराबर 2xy प्लस log q का हल है, जहाँ पर a और b क्या दे रखे हैं अपने को स्वेच्छ अचर, उसके पदों में हमें इसका हल देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है yp बराबर क्या है 2xy प्लस log q, ये हमारे पास क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, इसको हम अरेंज करेंगे सम t माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर सम q माइनस जी ऑफ ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो सकता है, यहाँ पर भी ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो सकता है बराबर सम कांस्टेंट के। इस फॉर्म में इसको हम अरेंज करेंगे। तो तरीका क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है वाई पी बराबर 2xy प्लस log q है, तो इसको क्या करो बोथ साइड में आपको क्या करना है y से विभाजित करना है। दोनों साइड में इसके क्या कर दो y का भाग दे दो, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा p और ये मिल जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा log q अपॉन y। क्लियर है, तो इसका मतलब p माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा log q अपॉन y। क्योंकि ये y में है और ये x में है, तो इन दोनों का मान क्या होगा, एक कांस्टेंट k के बराबर हम एज्यूम कर लेंगे लेफ्ट। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में हो गया p माइनस एफ एक्स वाई बराबर q माइनस जी एक्स वाई बराबर के फॉर्म में। तो मैं इसको अलग अलग सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे p माइनस 2x का मान क्या मिल गया k, और यहाँ से मुझे मिल गया log q का मान k y। ठीक है, तो यहाँ से p का मान क्या हो गया k प्लस 2x। क्लियर है, p क्या होता है डी जेड बाई डी एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स होता है। ठीक है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स का मान हो गया k प्लस 2x। ठीक है, और यहाँ से हम देखें तो ये क्या है q का मान क्या हो गया e टू द पावर ky, और q क्या होता है डेल जेड बाई डेल वाई, तो डेल जेड बाई डेल वाई का मान क्या आ गया e टू द पावर ky। तो हमें चाहिए क्या, इसका सॉल्यूशन चाहिए, मतलब हमें z का मान चाहिए। तो यहाँ से z जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, अगर हम dz की बात करें तो वो कितना होगा डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई अकॉर्डिंग टू पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड टोटल डिफरेंशिएशन रिलेशन। तो ये हो जाएगा डी जेड बराबर डेल जेड बाई डेल एक्स यानी p, इसका मान हमारे पास क्या है k प्लस 2x, तो k प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई वो क्या e टू द पावर के वाई, तो e टू द पावर के वाई इंटू डी वाई। तो आपको z चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करो उसको इंटीग्रेट कर लो बोथ साइड। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा k इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा e टू द पावर के वाई अपॉन के, प्लस में सम कांस्टेंट आना चाहिए, मान लीजिए कि वो कांस्टेंट जो है वो क्या है लैम्डा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें चूंकि आंसर किस फॉर्म में चाहिए, ए और बी की फॉर्म में चाहिए, जहाँ ए और बी क्या है हमारी आर्बिट्री कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर है। तो हम के को मान लेंगे ए और जो लैम्डा है उसको मान लेंगे बी। तो हमारे पास जेड का मान क्या आ जाएगा यहाँ से ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर ए वाई अपॉन ए प्लस बी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी, लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा है यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर का मान हमें बताना है कि क्या होगा। ये में दे रखा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो है उसके जो दोनों ही मूल है वो अल्फा के बराबर है, यानी इसके दोनों मूल समान है, और वो किसके बराबर है अल्फा के बराबर है। तो हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये प्रश्न आ रहा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। सिंपली देखो ये इक्वेशन दे रखी है हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसके दोनों ही मूल किसके बराबर है अल्फा के बराबर। इसका मतलब इसके दो हमारे पास क्या आएंगे फैक्टर आएंगे, एक एक्स माइनस अल्फा और दूसरा भी एक्स माइनस अल्फा। और चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो यहाँ पर हमें ए से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, उसको जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि ए इंटू एक्स माइनस अल्फा बराबर 0 लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर बराबर 0। और इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो मेरी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो मैं इसका यूज़ क्या करूँ, इस लिमिट के अंतर्गत मैं इसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन क्या है एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। अगर मैं एक्स टेंस टू अल्फा पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, इसका मतलब साइन 0 हो जाएगा, उसका मान क्या होगा 0 बटा यहाँ पर अल्फा पुट करूँगा तो अल्फा माइनस अल्फा ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0, तो 0 बटा 0 फॉर्म बन जाएगी, और जो कि क्या होती है हमारे पास अनडिटरमाइंड फॉर्म, अनिर्धारित रूप, हम इसका मान नहीं बता सकते। तो यहाँ पर हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, हमें इस लिमिट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अनिर्धारित रूप आ गया तो यहाँ पर हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे डीएल हॉस्पिटल। तो डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि आप ऊपर भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए नीचे भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से ये लिमिट का मान हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा, साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, और
साइन के बाद अंदर जाऊंगा और इसका इस एक्सप्रेशन का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a इंटू एक्स माइनस एल्फा अपॉन इसका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस एल्फा। तो यहाँ से एक्स माइनस एल्फा और 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिंपली a बचेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा a इंटू कोस a एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर। तो जब यहाँ मैं x की जगह अल्फा पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा और कोस 0 का मान क्या होगा 1 होगा, तो 1 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा a, अर्थात इस पूरी लिमिट का मान किसके बराबर आ जाएगा a के बराबर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से a। यहाँ पर देखो φ1 और φ2 हमें क्या दे रखे हैं एक्स वाई जेड के अवकलनीय अदिश फलन दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि ग्रेडियंट ऑफ φ1 क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ φ2 हमेशा कैसा फंक्शन होगा, कि हमें इसका टाइप बताना है कि किस टाइप का फंक्शन होगा, ये सोलेनोइडल फंक्शन होगा या फिर ये हमारे पास इरोटेशनल फंक्शन होगा, ये हमें चेक करना है। और ये प्रश्न आ रखा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। तो क्या प्रश्न φ1 और φ2 में दे रखे हैं एक्स वाई जेड के अवकलनीय अदिश फलन और ग्रेडियंट ऑफ φ क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ φ2, जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है उसके लिए हमें देखना है कि ये वेक्टर कैसा होगा। तो सिंपली देखो ग्रेडियंट ऑफ φ मतलब ये डेल ऑफ φ1 है, ग्रेडियंट ऑफ φ1, और क्रॉस में क्या है डेल ऑफ φ2। और हमारे को पता है कि जो भी अदिश बिंदु फलन φ होता है उसका ग्रेडियंट क्या होता है एक सदिश फलन होता है। इसका मतलब ये डेल φ1 है एक तरह से ये एक सदिश फंक्शन है, मान सकता हूँ f1 वेक्टर है लेट, ठीक है। एंड मान लेता हूँ कि जो ग्रेडियंट ऑफ φ2 वो क्या है f2 वेक्टर है, मैं ऐसा मान सकता हूँ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो जो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट का जो कर्ल होता है वो हमेशा 0 होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, 0 वेक्टर के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर जो डेल φ1 है जो कि हमारे पास f1 हो तो उसका कर्ल क्या हो जाएगा डेल क्रॉस f1 क्या होगा, तो डेल क्रॉस f1 क्या होगा डेल क्रॉस, और f1 हमने किसको माना है डेल φ1 को माना है, तो ये क्या है ग्रेडियंट ऑफ φ1 है और उसका हम क्या ले रहे हैं कर्ल, तो ये 0 वेक्टर आएगा। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो डेल क्रॉस f2 होगा वो भी क्या होगा डेल क्रॉस f2 क्या है हमारा डेल φ2, तो ये भी ग्रेडियंट का कर्ल है यानी ये भी 0 वेक्टर आएगा। इतना क्लियर। अब हमें निकालना है कि ग्रेडियंट ऑफ φ1 क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ φ2 कैसा वेक्टर होगा, तो एक बार के लिए आप क्या करो इसका डाइवर्जेंस ले लो। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ φ1 हमने किसको माना f1 वेक्टर को, यानी ये हो गया f1 वेक्टर, तो क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ φ2 किसको माना f2 वेक्टर। तो दो वेक्टर्स का डाइवर्जेंस क्या होता है, तो दो वेक्टर है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो उनका डाइवर्जेंस क्या होता है डेल डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मान क्या होता है, तो ये आइडेंटिटी होती है वेक्टर आइडेंटिटी, इसका मान होता है b वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ b वेक्टर। तो इस वेक्टर आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा f2 वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ f1 वेक्टर यानी कि डेल क्रॉस f1 वेक्टर माइनस f1 वेक्टर डॉट a वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ b वेक्टर यानी ये हो जाएगा डेल क्रॉस f2 वेक्टर। क्लियर, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा f2 वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ f1 वेक्टर, कर्ल ऑफ f1 वेक्टर क्या है डेल डॉट डेल क्रॉस डेल φ1 और वो क्या है 0 वेक्टर, इसका मतलब ये 0 वेक्टर होगा माइनस ये हो जाएगा f1 वेक्टर डॉट डेल क्रॉस f2, ये भी हमारे पास क्या है 0 वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0 वेक्टर हो जाएगा माइनस ये भी 0 वेक्टर, हमारा आंसर क्या आ गया 0। जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो ये 0 होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो f1 क्रॉस f2 यानी कि जो ग्रेडियंट ऑफ φ1 है क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ φ2 इसका डाइवर्जेंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब जब किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आता है तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं सोलेनोइडल, तो ये वेक्टर हमारे पास कैसा वेक्टर होगा सोलेनोइडल वेक्टर होगा, परिनालिकीय सदिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कण एक वक्र पर इस प्रकार गति करता है एक समतल वक्र पर कि वक्र की स्पर्श रेखा हमेशा एक समान दर से घूमती है, यानी वक्र की जो स्पर्श रेखा है उसका जो एक्स एक्सिस से एंगल है जिसको हम मानते हैं साइन, वो जो साइन एंगल है वो एक समान दर से चेंज हो रहा है टाइम के साथ। यही तो बात है, वक्र की स्पर्श रेखा एक समान दर से घूम रही है मतलब वो जो एंगल साइन है वो एक समान दर से चेंज हो रहा है, अर्थात डी साइन बाई डी टी यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट है। तब इसका वेग वक्रता से किस तरह से संबंधित होगा, इसका वेग इसकी जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की किसी भी पॉइंट पर वो उसके कर्वेचर से किस तरह से रिलेटेड होगी ये हमें बताना है। तो हमारे पास जो कण है वो गति किस तरह से कर रहा है कि उस पर स्पर्श रेखा जो है उस कण के किसी भी पॉइंट पर जब वो गति करता है तो उस वक्र के किसी भी पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो एक समान दर से घूम रही। इसका मतलब क्या है डी साइन बाई डी टी यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को मैंने सी मान लिया, ठीक है। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो वक्रता, तो वक्रता हम जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर रो होती है। और अगर हम इंट्रिंसिक इक्वेशन को लेके बात करें जो कि एस और साइन में इक्वेशन होती है
तो उसके लिए रो का मान क्या होता है, डी एस अपॉन डी साइन। यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी एस अपॉन डी टी अपॉन डी साइन अपॉन डी टी। मैंने इसके अंश और हर दोनों में डी टी का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया डी एस बाई डी टी, ये बन गया डी साइन बाई डी टी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से डी एस बाई डी टी का मान क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी का मान हो जाएगा रो इंटू डी साइन बाई डी टी। क्लियर। अब देखो यहाँ से डी एस बाई डी टी वेलोसिटी, डी एस बाई डी टी क्या है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी, उस कण की किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी। और डी साइन बाई डी टी बराबर रो इंटू डी साइन बाई डी टी। और डी साइन बाई डी टी क्या है, कॉन्स्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैंने मान लिया ये सी के बराबर। इसका मतलब वेलोसिटी क्या आ गई, रो इंटू सी। यानी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर के। लेकिन हमें तो इसका संबंध किससे बताना है, वक्रता से। और वक्रता क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का उल्टा होती है। इसका मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वक्रता। यानी वेलोसिटी और वक्रता के बीच का रिलेशन क्या है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। यानी जो उसका वेग होगा वो वक्रता की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में 9 अवयव एक समान है तो समुच्चयों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में समान अवयवों की संख्या कितनी है। तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारा सेट है उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन उसमें जो बहुत सारे एलिमेंट हैं उनमें कुछ 9 एलिमेंट ऐसे हैं बीच में, वो 9 एलिमेंट समान है बी के। यानी बी में भी हमारे पास अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन उसके बीच में भी कुछ 9 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस ए के 9 एलिमेंटों के समान है, ठीक है। तो ये दोनों 9 एलिमेंट इसमें भी हैं, इसमें भी है, कॉमन है। तो आपको बताना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में समान अवयव कितने होंगे। तो जब भी आप ए क्रॉस बी लोगे तो पहला अवयव ए से आएगा, दूसरा अवयव बी से आएगा। तो हो सकता है कि इन 9 में से हम कोई भी एक एलिमेंट ले लें। तो हमने इन 9 में से कोई एक एलिमेंट लिया है ना। जब इन 9 में से कोई भी एक एलिमेंट लोगे तो उसके संगत आपको जो दूसरा एलिमेंट लोगे वो भी इन 9 में से कोई सा भी एक ले सकते हो। तो वो टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे, इस 9 में से किसी भी एक को इन 9 के साथ लिया जा सकता है। मतलब हर एक के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 9 तरीके। पहले वाले एलिमेंट के लिए भी 9 तरीके हैं, दूसरे वाले एलिमेंट के लिए भी 9 तरीके हैं। हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें, मतलब सबके लिए हमारे पास तरीके कितने हैं। पहले वाला जो एलिमेंट है वो इसके साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी जुड़ सकता है, इस तरह से 9 के सभी 9 के साथ जुड़ सकता है, और वो अलग अलग एलिमेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर तो पहले वाले एलिमेंट के लिए हमारे पास 9 केस है। जब हम जाएंगे दूसरे वाले एलिमेंट के लिए तो उसके लिए भी हमारे पास 9 केस है। तो ये 9 पहले वाले के प्लस दूसरे वाले के 9, फिर इसी तरह से तीसरे वाले के लिए भी 9 होंगे। इसी तरह जो इसका 9th एलिमेंट होगा जो कॉमन आ रहा है इसके साथ, उस 9th एलिमेंट का भी इन 9 के साथ जो बनाएंगे हम पेयर, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो उसमें भी हमारे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे, वो भी 9 हो जाएगा, उसके लिए भी 9 तरीके हैं। तो टोटल हमारे पास ये 9 इंटू 9 यानी कि 9 स्क्वायर बराबर 81 एलिमेंट आएंगे, जो कि इसके 9 एलिमेंट इसके 9 एलिमेंटों के साथ बनाएंगे, ठीक है। ये किस में आएंगे, ए क्रॉस बी में। और जब आप बी क्रॉस ए बनाओगे तो क्या होगा, इसके वही 9 एलिमेंट है और इसके वही 9 एलिमेंट फिर इसके साथ पेयर बनाएंगे, तो उसके भी कितने तरीके होंगे, 81 तरीके। तो ये भी 81 एलिमेंट होंगे। ये 81 एलिमेंट जितने इसमें जो इसमें होंगे सेम टू सेम वही एलिमेंट आपको किसमें मिलेंगे, बी क्रॉस ए में मिलेंगे। अर्थात किसी भी समुच्चय ए के अंतर्गत और 2 समुच्चय ए और बी, और उन दोनों समुच्चय में मान लो n अवयव कॉमन आ रहे हैं। कितने अवयव कॉमन आ रहे हैं, n अवयव। तो उन समुच्चयों की जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, उसमें समान अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 9 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, तो हमारे पास जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में समान अवयवों की संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 81, दैट इज 9 स्क्वायर। इसी तरह के और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह के और वीडियो में भी हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके अलावा सेकंड ग्रेड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और भी जो केवीएस एनवीएस में एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उनको भी सोल्व किया जाएगा। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप उसको भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, उस क्वेरी को भी सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।